नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, अगर आप एमपी टेट वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं और आपने अभी तक प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं तो आप प्रैक्टिस की बारी आ चुकी है, क्योंकि अब लगभग आपके पास 1 महीने का समय बचा है। तो बेस्ट टेस्ट सीरीज जो दी जा रही है वो परीक्षा ऐप के द्वारा 20 एफएलटी टेस्ट दिए जा रहे हैं, जिसमें हिंदी और संस्कृत और इंग्लिश तीनों भाषाओं का समावेश है। तो आप जो भाषा चाहें उसको लगा सकते हैं। आपको खरीदने के लिए क्या करना है, कोड यूज करना है APN50। इससे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको 150 में 20 टेस्ट मिल जाएंगे एमपी वर्ग 3 के लिए। तो चलिए, हम डिस्कस कर रहे थे पेडागोजी सीरीज का अगला पार्ट। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो ये प्रश्न हम डिस्कस कर रहे हैं ये सीधे आपके पीईबी परीक्षा के द्वारा पूछे गए हैं। वर्ग 1 और 2 में पूछे गए प्रश्न हैं, और चूंकि वर्ग 3 के भी बहुत सारे पेपर बनना है, इसलिए डायरेक्ट पूछे जाने की उम्मीद आपकी हो सकती है। किसमें? वर्ग 3 में। तो इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा, और काफ़ी लेवल के प्रश्न इसमें पूछे गए थे, तो इनको डायरेक्ट आप फैक्ट टू फैक्ट याद रखिए, क्योंकि ये दोबारा रिपीट होने के 90% चांस इसके बन रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है आपका। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अस्थायी लोप भाषा क्षेत्र को कहा जाता है। जो अस्थायी लोप भाषा क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? मॉर्गन क्षेत्र, ब्रोका क्षेत्र, शेरिंगटन क्षेत्र या फिर बार्निक क्षेत्र। जी हाँ, तो अस्थायी लोप भाषा क्षेत्र को जो कहा जाता है वो मस्तिष्क में होता है, और उसको क्या कहा जाता है? बार्निक क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बार्निक क्षेत्र। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, और पिछली परीक्षा में पूछा भी गया है, और आपके पीईबी के द्वारा भी इसको पूछा गया है कि पाठ्य योजना के मूल्यांकन दृष्टिकोण की आलोचना। जो पाठ्य योजना है उसका मूल्यांकन करना है, उसके दृष्टिकोण की जो आलोचना निम्न के आधार पर की जाती है। जो आप पाठ्य योजना बना रहे हैं और उसमें जो मूल्यांकन किया जाता है उसकी आलोचना इस प्रकार से कर सकते हैं। किस प्रकार से? उसमें क्या त्रुटि है आपको ये बताना है। यह बिल्कुल संरचित नहीं है, या यह विभिन्न शिक्षण बिंदुओं को एकीकृत करता है, या फिर विद्यार्थियों की पूरी तरह से अनुपस्थित छोड़ दिया जाता है, या फिर यह विद्यार्थियों के व्यक्तिगत मतभेदों को ध्यान में नहीं रखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो पाठ्य योजना का जो दृष्टिकोण है उसकी आलोचना है कि यह विद्यार्थियों के व्यक्तिगत मतभेदों को जो है वो ध्यान में नहीं रखता है, क्योंकि पाठ्य योजना जो है वो एक साथ कक्षा के लिए बना दी जाती है और उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं और ज़रूरतों को नहीं ध्यान में रखा जाता, कक्षा के हिसाब से बना दी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह विद्यार्थियों के व्यक्तिगत मतभेदों की जो है ध्यान में नहीं रखता है, मतभेदों को। अगला प्रश्न है आपका, पाठ्य योजना के मूल्यांकन दृष्टिकोण में व्यवहार में परिवर्तन का मूल्यांकन किया जाता है। जो पाठ्य योजना है आपकी उसमें जो मूल्यांकन है उसके दृष्टिकोण में जो व्यवहार में परिवर्तन का मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? प्रत्येक इकाई के बाद आपने कोई पाठ पढ़ाया और उसका दृष्टिकोण का मूल्यांकन करना है, और उसमें उसके आधार पर किस प्रकार व्यवहार में परिवर्तन हुआ है। तो आप प्रत्येक इकाई की बात करेंगे, या फिर शिक्षण समाप्त होने की बात करेंगे, या नियमित रूप से शिक्षण के साथ करेंगे, या निर्देश देने से पहले करेंगे। तो पाठ्य योजना में जो आपके व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन है ये आप करेंगे नियमित रूप से शिक्षण के साथ। कैसे करेंगे? नियमित रूप से शिक्षण के साथ। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि शिक्षा में शब्द पाठ्यक्रम निम्न का संकेतक है। जो आपका क्यूरिकुलम यानी पाठ्यक्रम है वो शिक्षा में क्या कार्य करता है? पाठ्येतर गतिविधियाँ अर्थात पाठ से हटकर गतिविधियाँ कराता है, एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम एक्टिविटीज, या फिर शिक्षण पद्धतियाँ तथा पढ़ाई जाने वाली सामग्री जो है वो पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती है, या फिर मूल्यांकन करता है, या फिर कक्षा में प्रयुक्त होने वाली पाठ्य सामग्री है। क्या है ये? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा में जो शब्द है पाठ्यक्रम, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? शिक्षण पद्धतियाँ एवं पढ़ाई जाने वाली सामग्री जो है वो पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती है। तो पाठ्यक्रम किसका संकेतक है? शिक्षण पद्धतियाँ तथा पढ़ाई जाने वाली सामग्री का संकेतक है कौन? पाठ्यक्रम। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। डिस्लेक्सिया से पीड़ित शिक्षार्थियों में निम्न समस्या होती है। जो डिस्लेक्सिया है एक अधिगम विकार है, उसमें क्या समस्या होती है? व्यक्तित्व विकास विकार होता है, मानसिक विकार होता है, स्वभावजन्य विकार होता है, या फिर पठन विकार होता है। तो अधिगम अक्षमता से संबंधित एक अलग से वीडियो बना है, उसको समझ लीजिएगा कि डिस्लेक्सिया क्या होता है, डिस्ग्राफिया क्या होता है, डिस्कैल्कुलिया क्या होता है, डिस्प्रैक्सिया क्या होता है, बुलिमिया क्या होता है, सब बता रखा है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? डिस्लेक्सिया की। तो डिस्लेक्सिया से
जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको पठन में समस्या होती है। और कैसे याद रखेंगे, तो देखिए इसकी भी ट्रिक बता देते हैं। ये क्या लिखा है आपको पता है, ये लिखा है क्या, लक्ष्य। क्या लिखा है, लक्ष्य। और लक्ष्य को एक बच्चा क्या पढ़ रहा है, लक्ष्य को एक बच्चा क्या पढ़ रहा है, लुक्स पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है, लुक्स। ये लिखा है लक्ष्य और इसको पढ़ रहा है वो लुक्स। तो इसमें किस संबंधी समस्या है, उसमें पठन संबंधी समस्या है। डिसलेक्सिया में किसकी समस्या आती है, पठन संबंधी, क्योंकि वह लक्ष्य को लुक्स पढ़ रहा है। तो डिसलेक्सिया में पठन विकार आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्रंथि जिसका अनुबंधन चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूल अर्थात क्लासिकल कंडीशनिंग में प्रयोग किया गया के द्वारा प्रयोग किया गया था। मतलब कि पावलोव की जो क्लासिकल कंडीशनिंग थी वो किसकी थी, पावलोव की। उसमें किस ग्रंथि पर प्रयोग किया गया था आपको बताना है। पावलोव ने प्रयोग किस पर किया था, कुत्ते पर किया था। किस पर प्रयोग किया था पावलोव ने, कुत्ते पर। तो डॉग पर प्रयोग किया था और उसकी किस ग्रंथि पर किया था, तो आपको ये बताना है। जी हाँ, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा लार ग्रंथि पर। और लार ग्रंथि कौन सी होती है, पैरोटिड ग्रंथि पर जो है वो पावलोव ने प्रयोग किया था कुत्ते की पैरोटिड ग्रंथि पर, कि भोजन लाने पर उसमें लार का स्त्रावण होने लगता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। जब एक शिक्षक एक मंद दृष्टि शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के साथ समूह में शामिल करता है। जो एक शिक्षक है वो क्या करता है, मंद दृष्टि, जो बच्चा थोड़ा कम देख पाता है उसको कक्षा में अन्य सामान्य विद्यार्थियों के साथ समूह में शामिल कर रहा है। तो वह किसका जो है वो अनुमोदन कर रहा है या किसकी मान्यता के अनुसार ऐसा कर रहा है कि सामान्य कक्षा में एक मंद दृष्टि बालक को भी शामिल कर रहा है, किसके अंतर्गत। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। जी हाँ, सभी शिक्षार्थियों को मंद शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करती है, या फिर कक्षा के लिए अधिगम में बाधा उत्पन्न करती हैं, या फिर अन्य सभी शिक्षार्थियों को आलस और सुस्त बनाती है, या फिर समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्यरत है। जी हाँ, तो अगर सामान्य बच्चों के साथ मंद दृष्टि, मंद बुद्धि या अन्य बालकों को समाहित किया जाता है तो वो समावेशी शिक्षा अवधारणा के अनुसार कार्यरत है। उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, जब किसी व्यवहार के लिए बाहरी प्रोत्साहन की उम्मीद उस व्यवहार के लिए आंतरिक प्रेरणा कम कर देती है तो इसे इस रूप में जाना जाता है। जैसे कोई व्यवहार आप कर रहे हैं और बाहरी प्रोत्साहन की उम्मीद है, लेकिन उस व्यवहार की जो आंतरिक प्रेरणा थी उसको जो कम कर देती है, इसको किस नाम से जाना जाता है। जी हाँ, बताइए क्या होगा। आवश्यकता पदानुक्रम, अधिक सरलीकरण प्रभाव, अधिक औचित्य प्रभाव, या जैव चक्रीय आवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जब किसी व्यवहार के बाहरी प्रोत्साहन की उम्मीद और उस व्यवहार की आंतरिक प्रेरणा को जो है वो कम कर रही है तो वो हो जाएगा आपका अधिक औचित्य प्रभाव। क्या हो जाएगा, अधिक औचित्य प्रभाव। कि जो बाहरी प्रोत्साहन को है वो अगर आंतरिक प्रेरणा को कम कर रहा है तो वो कहलाता है अधिक औचित्य प्रभाव। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 9 है, शिक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। शिक्षा शिक्षण का उद्देश्य क्या है, छात्रों को परीक्षा के लिए उत्तीर्ण होने में मदद करना, या फिर छात्रों के व्यक्तित्व को विकसित करना, या फिर जिज्ञासु मस्तिष्क विकसित करना, या फिर पाठ्यक्रम प्रदान करना। चलिए बताइए क्या होगा शिक्षण का उद्देश्य। कक्षा शिक्षण का जो उद्देश्य है उसका अर्थ होता है सीधा सीधा जिज्ञासु मस्तिष्क विकसित करना, जिज्ञासु मस्तिष्क विकसित करना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 10 और यहाँ पर है आपका संज्ञानात्मक प्रक्रिया किसकी द्वारा दी गई है। संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा दिया गया है, हाँ बिल्कुल सही, किसके द्वारा, जीन ब्याजी के द्वारा। चलिए पढ़ते हैं प्रश्न को। संज्ञानात्मक प्रक्रिया जिसे चिंतन के नाम से जाना जाता है और तब होता है जब कोई व्यक्ति कला संबंधी या फिर साहित्य या वैज्ञानिक या प्रायोगिक समस्याओं के संभावित विविध समाधानों के बारे में मुक्त रूप से विचार कर रहा है। तो कई समस्याओं का समाधान जो है वो विविध समाधानों को मुक्त रूप से अगर चिंतन करता है या कई प्रकार से सोचता है तो वहाँ पर आपका कौन सा चिंतन होता है, वहाँ पर होता है आपका अपसारी चिंतन। कौन सा, अपसारी चिंतन। और जब कोई एक ही प्रकार से सोचता है तो वो होता है अभिसारी चिंतन, है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि अगर विविध समाधानों के बारे में मुक्त रूप से सोच रहा है तो वो होगा अपसारी
चिंतन, क्योंकि किसके किसके रूप में सोच रहा है, कला, साहित्य, विज्ञान और प्रयोग। तो यहाँ पर अपसारी चिंतन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, शैक्षिक मनोविज्ञान के माध्यम से शिक्षा में जो योगदान देता है वो शैक्षणिक मनोविज्ञान किस प्रकार से देता है? विद्यार्थी की समस्याओं को समझने में, शिक्षक की समस्याओं को समझने में, पाठ्यक्रम समझने में, या फिर शैक्षणिक समस्याओं को समझने में। तो जो शैक्षणिक मनोविज्ञान है उसके द्वारा आप समझते हैं क्या? शैक्षणिक समस्याओं को समझते हैं। किसको समझते हैं? शैक्षणिक समस्याओं को समझते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शैक्षणिक समस्याओं को समझने से है। जो शैक्षणिक मनोविज्ञान है वो शैक्षणिक समस्याओं के समझने के माध्यम से शिक्षा में योगदान देता है। एक शिक्षक को व्याख्यान यानी लेक्चर में निम्नलिखित में से किसे अपनाना चाहिए? व्याख्यान दे रहा है शिक्षक, उसको क्या अपनाना चाहिए? विस्तारित स्वर, मध्यम स्वर, या फिर स्पष्ट एवं उच्च स्वर, स्पष्ट एवं निम्न स्वर। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पष्ट एवं उच्च स्वर। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि उच्च स्वर क्यों? देखिए, स्पष्ट तो उसको बोलना होगा, ये बात तो आपके मन में क्लियर है। उच्च स्वर इसलिए यहाँ पे लिखा, उच्च स्वर का मतलब ये नहीं कि उसकी क्षमता से ज़्यादा तेज बोलना, नहीं। यहाँ पर उच्च स्वर से मतलब ये है कि पीछे बैठे विद्यार्थी तक भी आपकी आवाज़ जो है वो स्पष्ट पहुँचनी चाहिए। तो अगर शिक्षक व्याख्यान दे रहा है तो आपको स्पष्ट और उच्च स्वर में बोलना होगा ताकि प्रत्येक बच्चे तक आपकी आवाज़ सही पहुंच सके। प्रश्न क्रमांक 13, अधिगम अक्षमताओं वाले बालकों के प्रति निगरानी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो है उपागम कौन सा है? आपको ये बताना है कि कोई अधिगम अक्षमताओं वाले बच्चों की जो प्रगति की निगरानी रखना है तो कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी। तो कई वीडियो में बता चुके हैं कि अगर अधिगम अक्षमताओं वाले बालक हैं और उनके अध्ययन की जो सर्वाधिक प्रयुक्त या निगरानी की सर्वाधिक प्रयुक्त विधि है वो होती है संरचित व्यवहार अवलोकन विधि। कौन सी? संरचित व्यवहार अवलोकन विधि। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक मेहनती छात्र बार बार कक्षा में परीक्षाओं में असफल हो रहा है। एक कक्षा में छात्र है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन वो क्या हो जाता है, अंत में असफल हो जाता है। इस मामले में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? अब शिक्षक उसे क्या करे? उसे रियायती अंक दे, अर्थात ग्रेस मार्क दे दे। तो जैसे 28 नंबर है तो 5 नंबर से ग्रेस मार्क लगा के 32 या 33 नंबर कर दिए जाते हैं, तो वो दे दे, या फिर उसे दंड देना चाहिए, या फिर उसके प्रदर्शन में कमी का कारण का पता लगाना चाहिए, या अभिभावकों से शिकायत करनी चाहिए। तो अगर एक छात्र मेहनत कर रहा है लेकिन वो परीक्षाओं में असफल हो रहा है तो एक शिक्षक को उसके प्रदर्शन में कमी के कारण का जो है पता लगाना चाहिए और उसका उपचार करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि एक शिक्षक को छात्र अगर परीक्षा में बार बार असफल हो रहा है तो उसके प्रदर्शन में कमी के कारण का पता लगाना चाहिए। और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है जो कि पेडागोजी सीरीज का वीडियो नंबर 11 है कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व विकार निम्न पर आधारित होने की सबसे अधिक संभावना है। जो व्यक्तित्व विकार है वो किस पर आधारित हो सकता है? भावनात्मक आघात पर, भावनात्मक आनंद पर, साधारण भावनाओं पर, या फिर शारीरिक स्थिति पर। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि किसी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व विकार है वो भावनाओं के आघात के कारण होता है। व्यक्तित्व विकार जो है वो किसके कारण होता है? भावनात्मक आघात के कारण होता है व्यक्तित्व विकार। तो ये थे जो पीवी के द्वारा पूछे गए हैं टॉप 15 क्वेश्चन, जो एक डेली वीडियो लेकर आते हैं हम टॉप 15 क्वेश्चन का, जो कि आपके एमपीटेड वर्ग 3 में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे पेपर बनने हैं तो प्रश्न होने चाहिए हैं, तो प्रश्न यहाँ से भी आ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।